लास्ट जीओसी के वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स रनिंग में थे, उनमें से एक टॉपिक अपने आज वापस उठा रहे वो है अभिकर्मक। अभिकर्मक में अपने कहेंगे कि ऐसी कोई स्पीसीज जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के साथ अभिक्रिया में भाग लेती है, और वो स्पीसीज जो है वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, अभिकर्मक कहलाएगी, है ना। तो इसकी परिभाषा में हमने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के साथ में क्रिया करने वाली स्पीसीज अभिकर्मक कहलाती है। अभिकर्मक को यहाँ पर देखिए दो भागों में अभिकर्मक को बांटा जा सकता है। अभिकर्मक को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में, दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, और वो दोनों भाग हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही है क्या, थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेही को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही जो है ये दोनों एक अपने आप में कहूँ एक अभिकर्मक स्पीसीज हैं, तो मैं कहूँगा एक क्रियाकारक है ए, इस क्रियाकारक के साथ में जो स्पीसीज अभिक्रिया में भाग ले रही है वो और उत्पाद बना रही है, ये स्पीसीज जो है वो अभिकर्मक कहलाएगी। तो अभिकर्मक के मुख्यतः दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो अपने पहला उठाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसे नाम के अंदर ही खुद ही लिखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही दो भागों से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन और स्नेही। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से है, स्नेही का मतलब स्नेह करने से। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऋणावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित भाग है, तो ऋणावेशित भाग को स्नेह करने वाला खुद क्या होगा, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपने आप में एक धनावेशित स्पीसीज होगी या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के रूप में होगी अगर वो उदासीन है। तो कुल मिला के कहूँ तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को यहाँ मैं अपने आप में कह दूँ तो दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही जो धनावेशित होती है और ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, जिसके ऊपर आवेश नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो उदासीन है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपने आप में इसका एक परिणाम निकलता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को स्नेह करने की टेंडेंसी पाई जाती है, मतलब जिसपे खुद पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धनावेश होता है। तो अगर लिखा है एक ऐसी स्पीसीज जिसमें धनावेश या इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता पाई जाती है और इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को स्नेह करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। सेकेंड इसकी विशेषता लिखी है, सामान्यतः अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब E+ उस स्थान पर आक्रमण करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब जब खुद के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हमेशा ये वहां जुड़ेगा जहां अभिक्रिया में उस स्थान पर जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। आगे वाली स्लाइड में चलें। अगली स्लाइड में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही को E+ से प्रदर्शित करते हैं। E+ ऑब्वियसली हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही को इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और ये धनावेशित हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रोफाइल का पहला लेटर जो है वो E हमने यूज किया और इसके ऊपर प्लस लगाया। तो जहां कहीं भी रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम संकेतित करेंगे तो वहां E+ से संकेतित किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बिंदु में लिखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। और वो कौन से दो भाग हैं, वही जैसे अपने शुरुआत में क्या आए थे, है ना। तो उनके दो भाग जो अपने पहले क्या आए थे कि धनावेशित हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाली स्पीसीज हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को कैटेगराइज करें तो इस पेज के अंदर हमने यही कह रहे हैं कि धनावेशित स्पीसीज के रूप में या उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में हो सकती है। धनावेशित स्पीसीज के रूप में कहेंगे कि ये धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही है जिस पर धनावेश पाया जाता है। ऑब्वियसली कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, जैसे H+ आयन है, अमोनियम आयन है, एल्किल धनायन है। R का मतलब यहाँ एल्किल्स है, R का मतलब यहाँ एल्किल्स है। एल्किल का मतलब मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। जब अपने एल्किल प्रतिस्थापी पढ़ेंगे आगे जाके जीओसी के अंदर तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है X+। X+ का मतलब हेलोनियम, X+ का मतलब यहाँ हेलोनियम से है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इसका जो है वो है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो कहेंगे उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही वो इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस पर धनावेश तो नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता मतलब कमी के कारण वो उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें जो है वो उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। ये अपने अगर मैं बात करूँ SO3, तो SO3 जब अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिकों में तो वहाँ सल्फोनीकरण में SO3 जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा और वो अभिक्रिया में भाग लेगा। और एक एग्जांपल इसमें लुईस अम्ल भी है। सारे लुईस अम्ल जो है वो उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कहूं अगले वाले बिंदु में नेक्स्ट टॉपिक में है नाभिक स्नेही। क्या है, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही की अगर बात करें तो ऐसी कोई स्पीसीज जो नाभिक को स्नेह करती है, मतलब धनावेश को स्नेह करती है। धनावेश को स्नेह करने वाली स्पीसीज
खुद क्या होगी, धनावेश का मतलब, नाभिक का मतलब धनावेश, धनावेश को स्नेह करने वाली स्पीशीज खुद क्या होगी, ऋणावेशित। कैसी होगी, ऋणावेशित। कैसी होगी, ऋणावेशित। तो नाभिक स्नेही एक ऐसी स्पीशीज है जो नाभिक को स्नेह करने वाली है। तो नाभिक पर ऑब्वियसली अगर धनावेश आए तो धनावेश को स्नेह करने वाला खुद एक ऋणावेश होगा। तो ऑब्वियसली नाभिक स्नेही या तो ऋणावेशित स्पीशीज होगी, और या तो ऋणावेशित स्पीशीज होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता युक्त स्पीशीज होगी, है ना। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में इसमें लिखा हुआ है कि नाभिक स्नेही को इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के शुरुआती 2 लेटर्स जो है NU मैंने यहाँ इस्तेमाल किए, और इनको संकेतित करने के लिए नाभिक स्नेही जहाँ कहीं भी लिखा आएगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान और उसको अपने संकेतित करेंगे, सिंबलाइज करेंगे, तो NU- के रूप में संकेतित किया जाएगा। अगला बिंदु जो है वो लिखा हुआ है, अभिक्रिया के दौरान नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले स्थान पर जुड़ते हैं। अब जब कभी भी नाभिक स्नेही को अभिक्रिया में भाग लेना होगा तो वो उस स्थान पर जुड़ेगा जहां पर इजीली उसको इलेक्ट्रॉन देने की जगह मिल जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाली जगह जुड़ने की कोशिश करेगा। अगले स्लाइड में लिखा हुआ है कि नाभिक स्नेही 2 प्रकार के हैं, पहला ऋणावेशित और दूसरा उदासीन स्नेही। उदासीन नाभिक स्नेही, तो ऋणावेशित नाभिक स्नेही जितने भी हैं उनके ऊपर ऋणावेश होगा, और ऋणावेश वाले कुछ एग्जाम्पल जैसे हाइड्राइड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पीछे वाले को एक एग्जाम्पल में मैंने धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही में H+ लिखा है, वो H+ है जिसको प्रोटॉन या हाइड्रोजन धनायन कहते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा है वो H- है, H- को अपने हाइड्राइड बोल रहे हैं। ऐसे X- है वो हैलाइड के रूप में है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल खूब सारे हैं, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, नाइट्राइड है, फोस्फेट है, फोस्फाइट है, फोस्फाइड है, सल्फेट है, सल्फाइट है, सल्फाइड है, हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है। ये सारे जो है वो एग्जाम्पल अपने ऋणावेशित नाभिक स्नेही के। इसी प्रकार उदासीन नाभिक स्नेही वो है जिसके ऊपर आवेश तो नहीं है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसमें है, इसीलिए वो नाभिक स्नेही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूँ तो एल्केन, एल्काइन और बेंजीन, इसके पर्टिकुलर 3 एग्जाम्पल हैं जो अपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये बता रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी इस टॉपिक पूरे जो लास्ट टॉपिक हमने जो किया है ये पूरा था अभिकर्मक से संबंधित। अभिकर्मक के हमने 2 भाग पढ़े, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इलेक्ट्रॉन स्नेही के ये कुछ विशेषताएं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। ऐसे ही नाभिक स्नेही के कुछ जो है वो विशेषताएं और उनसे जुड़े हुए कुछ रिलेट्स एग्जाम्पल्स और उनके टाइप्स हमने यहाँ देखे। ये टॉपिक अपने आप में कह दूँ तो अभिकर्मक के रूप में हमने कंप्लीट किया। अगला जो टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो GOC का ही है, सामान्य कार्बनिक रसायन का ही है, और वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं मूलतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, है ना। और उन 5 के प्रकार कौन कौन से हैं, तो अपने कहेंगे पहला है जैसे प्रतिस्थापन, दूसरा है योगात्मक, तीसरा है विलोपन, चौथा है पुनर्विन्यास और 5वां है अम्लक्षार। ठीक है ना। तो कुल मिला के कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में मूलतः 5 प्रकार की अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। जिनमें से पहला पिक करते हैं अपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। प्रतिस्थापन, तो अपने कहेंगे कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें कोई एक परमाणु, जैसे C है यहाँ पर, तो कोई परमाणु या आयन या स्पीशीज के रूप में है, वो उस किसी रिएक्शन में भाग ले और क्रियाकारक का कोई एक, जैसे B एक उदाहरण के रूप में यहाँ, तो परमाणु आयन या स्पीशीज हैं तो उसकी जगह खुद प्रतिस्थापित हो रहा हो। क्या हो? हाँ, तो प्रतिस्थापन के अंदर अपने कह रहे हैं कि कोई एक परमाणु आयन या स्पीशीज है वो किसी अन्य परमाणु आयन या स्पीशीज को प्रतिस्थापित करे, है ना, तो वो अभिक्रिया प्रतिस्थापन कहलाएगी। और इसमें अपने देख रहे हैं कि C जो है वो B को हटा रहा है और खुद उसकी जगह रिप्लेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, AC बन रहा है, जबकि पहले A के साथ में B जुड़ा हुआ था। तो यहाँ उत्पाद जो बना है, इस उत्पाद को अपने बोलेंगे प्रतिस्थापन उत्पाद। इस उत्पाद को बोलेंगे प्रतिस्थापन उत्पाद। और इसी की परिभाषा के रूप में हमने यहाँ लिखा है कि यदि कोई स्पीशीज, कोई एक जैसे C है, किसी अन्य स्पीशीज जैसे B है को रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रतिस्थापित करती है, ये लिखा हुआ प्रतिस्थापन कर रहा है ना, तो प्रतिस्थापित करती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन कहलाएगी। इसकी विशेषता के रूप में कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की विशेषता क्या क्या होती है, तो इसकी पहली विशेषता कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कक्षा 10 की जो विज्ञान की बुक है, किताब है, उसके पहले चैप्टर के अंदर, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में इसी अभिक्रिया को, जिसको हम प्रतिस्थापन कह रहे हैं, उस प्रतिस्थापन को हम विस्थापन के रूप में जान रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इसमें उत्पाद के दौरान, जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद के दौरान
जो उत्पाद बन रहा है, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद ऐसा होगा जो क्रिया कारक प्रतिस्थापित अवस्था में अपने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ तो C ने B को रिप्लेस किया है और उत्पाद यहाँ पर क्या मिला, AC, है ना। तो AC एक क्या है, प्रतिस्थापित अवस्था में बना हुआ उत्पाद है, क्योंकि ये तब बना है जब C ने B को प्रतिस्थापित कर दिया, तो उत्पाद के रूप में हमने AC + B मिला है। नेक्स्ट थर्ड इसकी जो अपने आप में कहें विशेषताएं हैं इस अभिक्रिया की, तो ये कह रहा है प्रतिस्थापन में भाग लेने वाली स्पीशीज को प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शुरू करती है के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को वापस हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो और वो किस आधार पर कर रहे हैं कि अभिक्रिया को, प्रतिस्थापन वाली अभिक्रिया को शुरू कौन कर रहा है, C के रूप में कौन है। C के रूप में अगर जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन है। C के रूप में जुड़ने वाला अगर नाभिक्स नहीं है तो वो नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन है। और C के रूप में जुड़ने वाला अगर मुक्त मूलक है तो वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है। तो कुल मिला के कह दूं कि इसके मूलतः 3 भाग हैं। पहला भाग इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन यहाँ है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में अपने कहेंगे कि जो C B को हटा रहा है, ये C किस रूप में होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में होगा। अगर जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ऑब्वियसली हटने वाला भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में ही निकलेगा। तो इसकी विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन को अगर अपने इसका इंग्लिश एक टेक्निकल वर्ड लिखें तो लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो सब्स्टिट्यूशन का S, इलेक्ट्रोफिलिक का जो पैरों में कैपिटल E लिखा जाएगा इसका, तो SE हो गया। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन बोल दो या SE अभिक्रिया बोल दो, दोनों का अर्थ एक ही। अब यहाँ जुड़ने वाला अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हटने वाला B किस रूप में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में ही निकलेगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर मैं आगे चलूं, चलो नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है कि इसको किससे सिंबलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन को अपने SE से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगले वाले बिंदु में लिखा है कि एरोमेटिक यौगिकों में की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अपने आप में किसकी विशेषता है, एरोमेटिक यौगिकों की विशेषता है। जैसे अपने मैं हमेशा कहता हूँ, क्लासरूम में भी कहते हैं जब भी बच्चों से बात होती है, कि हर एक व्यक्ति का बोलने का, चलने का, उठने बैठने का ढंग अपने आप में उसका एक सिग्नेचर है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो सिग्नेचर है ना, वो किन यौगिकों की विशेषता के रूप में है, तो एरोमेटिक यौगिक जो हैं उनकी विशेषताएं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बोलूं, इसका उदाहरण अगर मैं देखूं तो बेंजीन की अगर मैं रिएक्शन क्लोरीन से कराऊं, है ना, तो क्लोरोबेंजीन उत्पाद के रूप में बन रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन, और क्लोरीन किस रूप में कर रहा है, क्योंकि तीर के निशान पे लिखा हुआ है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक परिस्थितियों में पीछे टॉपिक में हमने पढ़ा है समांस और विषमांस विखंडन वाले टॉपिक में, कि यहाँ पर जब भी तीर के निशान पे उत्प्रेरक परिस्थितियां होगी तो बंध का विषमांस विखंडन होगा, तो बंध का विषमांस विखंडन होगा, और विषमांस विखंडन के दौरान Cl+ बनेगा क्लोरोनियम आयन, और क्लोरोनियम आयन Cl+ के रूप में इस कार्बन पर जुड़ेगा जहां से H निकल रहा है, तो H+ के रूप में निकलेगा, Cl+ जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगी। ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया के अंदर हम देख रहे हैं कि बेंजीन जो है, बेंजीन का हाइड्रोजन निकल रहा है और क्लोरीन जुड़ रहा है, और जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं है, हटने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन कह रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन का उदाहरण है। इस अभिक्रिया के दौरान सिग्मा संकुल, वेलेंट मध्यवर्ती, एरेनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं, है ना। इस अभिक्रिया की विशेष बात करो तो ये हैलोजनीकरण है, क्योंकि हैलोजन जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली ये अभिक्रिया हैलोजनीकरण है। अब हैलोजन में विशेषता अगर मैं कहूँ क्लोरीन जुड़ रहा है तो यही अभिक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाएगी। इसको क्या कहेंगे, क्लोरीनीकरण, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं, इसका टेक्निकल वर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन जो है, सब्स्टिट्यूशन में से S निकाल लो और न्यूक्लियोफिलिक में से N निकाल लेते हैं, तो इसका एक संकेत जो है बनता है SN, इसका संकेत बनता है SN अभिक्रिया। अपने कहेंगे अब जो C जुड़ रहा है B को हटा रहा है, तो C जो है वो नाभिक स्नेही के रूप में होगा, और B जो हट रहा है वो भी नाभिक स्नेही के रूप में हटेगा। तो इसका एक पर्टिकुलर उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है कि एल्किल हैलाइड एक्वस KOH से जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है। अब जैसे पानी में जो है वो KOH जाएगा, तो KOH पानी में जाते ही K+ और OH- आयन बनाएगा। अब ये OH- आयन नाभिक स्नेही के रूप में जुड़ेगा और Cl को माइनस के रूप में हटा देगा, तो OH जुड़ेगा और Cl हटेगा, है ना। तो इस अभिक्रिया को अपने आप में ये कह रहे हैं जिसमें OH- जुड़ रहा है, Cl- हट रहा है, तो जुड़ने वाला नाभिक स्नेही और हटने वाला भी नाभिक स्नेही, इसीलिए इस उत्पाद जो बना हुआ उत्पाद है वो उत्पाद कैसा उत्पाद होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उत्पाद होगा, है ना। अब विशेष एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक्वस KOH, जलीय KOH का
जो यूज है वो प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। अगला नेक्स्ट टॉपिक अगर ले, इस अभिक्रिया को एसन से प्रदर्शित करते हैं। ये अभिक्रिया किसकी विशेषता है, इसकी विशेषताओं अगर लिखूं, एल्किल हैलाइडों की विशेषता। किसकी विशेषता है, एल्किल हैलाइडों की। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो है विशेषता है एरोमेटिक यौगिकों की, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एल्किल हैलाइडों की विशेषता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। कौन सी है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कौन सी होगी, जिसमें अभिक्रिया की शुरुआत कौन करेगा, मुक्त मूलक करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया की शुरुआत जो है मुक्त मूलक स्पीशीज के द्वारा की जाती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कहलाता है। और ये किसकी विशेषताओं में है, ये एल्केनों की विशेषताओं में से है। और ये अभिक्रिया जैसे अपने सबको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को Se लिख रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को Sn लिख रहे हैं, वैसे ही मुक्त मूलक प्रतिस्थापन को SF से लिखा जाता है। ये लिखा हुआ है ना, SF से लिखा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं तो मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई जा रही है और सनलाइट कंडीशन है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन अपने को बता रही है समांश विखंडन को। और समांश विखंडन जब होगा तो क्लोरीन और क्लोरीन का बंध समांश विखंडित होगा और समांश विखंडित होकर Cl मुक्त मूलक बनाएगा, है ना। अब क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा। इस अभिक्रिया में मेथेन से एक जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मेथेन से जो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस तरह से टूटेगा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में निकलेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में जुड़ेगा। तो ये रिएक्शन अपने कक्षा 12 और 11 की दोनों किताबों में मिलेगा। कक्षा 12 की किताब में तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में मिलेगा और कक्षा 11 की किताब में एल्केन जो है ना, हाइड्रोकार्बन नाम का जो चैप्टर है उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन जो 4 पार्ट्स हैं उसमें, तो एल्केन जो है, एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाओं अपने को देखने को मिलेगी। इसमें क्लोरीन मुक्त मूलक जुड़ रहा है, हाइड्रोजन मुक्त मूलक हट रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की विशेषता अगर देखो तो ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है। क्या है ये, श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब ये तब तक चलती जाएगी जब तक हाइड्रोजन पूरी खत्म नहीं हो जाए। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, पहली रिएक्शन के बाद में दूसरी रिएक्शन में, पहली रिएक्शन के उत्पाद के अंदर 3 हाइड्रोजन बचे, दूसरी रिएक्शन का जो क्रियाकारक है वो यही हो जाएगा, क्लोरीन फिर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। तीसरे में कहेंगे कि फिर क्लोरीन जुड़ेगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो एक हाइड्रोजन रह जाएगा। और लास्ट वाले कहेंगे कि सारे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे, क्लोरीन उसकी जगह जुड़ जाएगा। तो पहले में मैथिल क्लोराइड, दूसरे में मैथिलीन क्लोराइड, तीसरे में क्लोरोफॉर्म और चौथे में कार्बन टेट्राक्लोराइड के रूप में बनाते हैं। एक चेन रिएक्शन है जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के उदाहरण के रूप में अपने देख रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है वो है विलोपन, है ना। तो विलोपन किसे कहेंगे, विलोपन उसे कहेंगे कि कोई बड़ा वृहद अणु है, उसमें से कोई छोटा अणु जो है वो बाहर निकल जाता है, विलोपित हो जाता है, तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विलोपन अभिक्रिया कहलाएगी। तो लिखा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वृहद कार्बनिक यौगिक में से क्या हो जाए, एक छोटा सा या सरल अणु जो है वो बाहर निकलता है। विलोपित होने का मतलब बाहर निकलना, है। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विलोपन कहलाएगी। अब इसका कुछ उदाहरण जैसे यहाँ पर लिख दें, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है ना। तो ये एथिल हो गया, ये ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड किससे रिएक्शन कर रहा है, एल्कोहलिक केओच से। अब एल्कोहलिक केओच का मतलब यहाँ एल्कोहल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोला हुआ, तो ये विलोपन, ये कह रहा है कि ये विलोपन के लिए उपयोगी। अभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो पीछे वाली जो रिएक्शन थी, पीछे वाली जो स्लाइड की रिएक्शन थी, उस रिएक्शन में अगर ध्यान दिया हो ना कि एक्वस केओच यहाँ पर अपने प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में काम में ले रहे थे। मैंने लिखा था कि प्रतिस्थापन के लिए उपयोगी, किसके लिए उपयोगी, प्रतिस्थापन। एक्वस केओच प्रतिस्थापन के लिए उपयोगी होता है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो इसी टॉपिक के अंदर अपने जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें यहाँ एल्कोहलिक केओच आया, वहाँ एक्वस केओच था, यहाँ एल्कोहलिक केओच स्पेशली किसमें यूज हो रहा है, ये विलोपन के लिए यूज हो रहा है। तो कह रहा OH माइनस यहाँ क्षार की तरह इस्तेमाल होता है, तो OH माइनस जुड़ता है, Br माइनस जो है यहाँ से Br माइनस हटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली प्रतिस्थापन तो हो नहीं रहा है, विलोपन हो रहा है। तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करेगा। और ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है जैसे ही H प्लस के रूप में निकल जाएगा तो बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा कार्बनों के बीच में रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा 2 2 4 और 1 5 बंद हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में Br को माइनस के रूप में हटा दिया जाएगा, है ना। तो निकला हुआ इसका बीटा, इस रिएक्शन में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। प्रतिस्थापन की विलोपन की शुरुआत बीटा हाइड्रोजन से हो रही है, इसीलिए इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो मुख्य उत्पाद के रूप में इसमें एल्कीन बन रही है।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास किसे कहेंगे कि भाई ऐसी कोई अभिक्रिया है ना, जैसे अपने जनरली अपने कहते हैं, इसका उदाहरण अगर देख लें तो त्योहारों के दिनों में जब घर में साफ सफाई होती है तो कोई भी बेड वगैरह होता है वो एक कोने से अपने हटाकर और कहते हैं यहाँ काफ़ी टाइम से पड़ा, दूसरी जगह लगा देते हैं। तो वैसे ही कुछ ये रिएक्शन है कि इसमें ये होता है कोई बड़ा अणु है, उसमें कोई सरल अणु जुड़ा हुआ है, वो सरल अणु एक जगह से उठकर उसी अणु के अंदर दूसरी जगह, ये डॉट अगर देख रहे हो एक ब्लैक डॉट है दूसरा ब्लू डॉट है, तो एक बार एक इसी पूरे वृहद अणु में सरल अणु जो जुड़ा हुआ ब्लैक डॉट पे जुड़ा हुआ वहां से हटकर अगर कहाँ जुड़ जाए, ब्लू डॉट पे जुड़ जाए, तो फिर उसको मैं क्या कहूंगा, पुनर्विन्यास कहूंगा, है ना। तो अपने ये कहेंगे कि ये सरल अणु जो है वो वृहद अणु में उपस्थित सरल अणु एक स्थान से उठकर कहां पर जो है वो पुनर्विन्यासित हो जाता है, दूसरे स्थान पर पुनर्विन्यासित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया पुनर्विन्यास कहलाती, कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सरल अणु या सूक्ष्म भाग जो है उसका वो कार्बनिक यौगिक के एक स्थान से, एक स्थान का मतलब ब्लैक स्पॉट, दूसरे स्थान का मतलब ब्लू जो डॉट है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुड़ जाता है तो वो पुनर्विन्यास कहलाती है। जैसा एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि एक एस्टर है, उस एस्टर की रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराऊं, तो उत्पाद के रूप में जो उत्पाद बन रहा है उसमें एसिल समूह जो है वो उठ के जो है वो ऑक्सीजन से, अभी ये एसिल समूह पूरा CH3CO समूह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, वो पुनर्विन्यासित होकर रिंग के कार्बन पर जुड़ जा रहा है ना। इस अभिक्रिया के अंदर हो ये रहा कि एसिल समूह एक स्थान से उठकर मतलब ऑक्सीजन से उठकर दूसरे स्थान पर मतलब कार्बन पर जाकर जुड़ रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमने इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश ये की है कि अभिक्रियाओं के मेजर पार्ट जो है वो लिए जाएं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अगले टॉपिक के अंदर और अगले वीडियो के अंदर अपने बचे जो अभिक्रियाओं के पार्ट हैं वो लेंगे। आप लोगों ने कोशिश कर जो है वो मेरी तरफ से भी मैंने पूरी की है और क्लासरूम में बच्चे भी पूरी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रमाणित जो है वो मटेरियल दिया जाए जिससे बच्चों को अच्छे से अच्छा सीखने को मिले और केमिस्ट्री का एक अच्छा नॉलेज जो है वो बच्चों में क्रिएट हो। और इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि वे आप अच्छी पढ़ाई करोगे और जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करोगे, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।